अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी इस टाइम जूम पे सुन रहे हैं, मुझे क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं केमिस्ट्री ग्रेड 9 का यूनिट नंबर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ है और यूनिट नंबर 11 का आज नॉलेज 11.3 शुरू करना है। ठीक है, पहले दो नॉलेज के अंदर जो पढ़ा होता है ना, वो आगे कहीं ना कहीं लिंक होता है। पहले पहले नॉलेज में हमने हेलोजेंस के बारे में डिटेल से बात की थी, उनकी रिएक्टिविटी, उनके अपेयरेंस के ऊपर, ये सब कुछ हमने डिटेल से देखा था। ठीक है, एक दफा रिकॉल कर लें आपने जो देखा था सारा कुछ। उसके बाद हमने इनके रिएक्शंस भी देखे थे। ठीक है, सेकेंडली फिर हम लोगों ने जो शुरू किया था नॉलेज, सेकेंड नॉलेज स्टार्ट किया था, उसमें बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके साथ मैंने डिटेल से पढ़ाए थे। आज का जो हमारा नॉलेज है वो है एनालाइजिंग हाइड्रोजन हेलाइड्स। ठीक है, एनालाइजिंग हाइड्रोजन हेलाइड्स, एक ही एसएलओ है इसका। हमने एनालाइज करना सीखना है द रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी of the halogen halides and explain these in terms of bond strength। क्या मतलब है इस चीज का? देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास हेलोजन हेलाइड्स होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं हेलाइड्स का मतलब क्या होता है। हेलाइड की रिप्रेजेंटेशन होती है एक्स, और एक्स पे अगर क्या चार्ज आ जाए, माइनस, तो उसको क्या बोलते हैं? हेलाइड्स। व्हाट आर हेलाइड्स? बेसिकली दीज आर द हेलोजन आइंस। इनमें कौन कौन होता है? शाबाश। हेलाइड्स में कौन कौन आता है? शाबाश। फ्लोराइड आता है, क्लोराइड आता है, ब्रोमाइड आता है और आयोडाइड आता है। अब इनके साथ हाइड्रोजन लगा दोगे तो ये बन जाएंगे हाइड्रोजन हेलाइड्स। पढ़ना हमने क्या है कि हर हाइड्रोजन हेलाइड में यानी HF के दरमियान में भी कोवलेंट बॉन्ड है, HCl के दरमियान में भी कोवलेंट बॉन्ड है, HBr के दरमियान में भी कोवलेंट बॉन्ड है, HI के दरमियान में भी कोवलेंट बॉन्ड है। मुझे कैसे पता चला इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड है? मुझे कोई ना कोई तो हिंट मिला होगा। आप बताओ बेटा, कैसे पता चला कि ये कोवलेंट बॉन्ड है इनके आगे? बोलो कैसे, मुझे निशानी बताओ कि ये कोवलेंट बॉन्ड की निशानी है। जब भी दो एलिमेंट्स के दरमियान में इस तरह से एक लाइन बार शो करते हैं तो डेफिनेटली कोवलेंट बॉन्ड को शो करता है। आयनिक बॉन्ड को बार से शो नहीं करते हम। आयनिक बॉन्ड में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। सेकेंडली, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, आयोडीन भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स के दरमियान में जो केमिकल बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होता है? शेयर किया होता है। अब मैं काम करता हूं कि मैं यहां पर रेड कलर से इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूं फ्लोरीन के, डॉट। ठीक है, और बाहर वाले शेल में वी ऑल नो डैट कि तमाम हेलोजेंस के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 7। ये बाप के लिए नई बात नहीं है, काफी दफा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह आयोडीन के बाहर वाले शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा बेटा, इन 7 इलेक्ट्रॉन्स में दो तरह के बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक होते हैं लॉन पेयर्स और दूसरे होते हैं बेटा बॉन्ड पेयर्स। तो हमें निशानी का पता होना चाहिए कौन लॉन पेयर्स हैं और कौन बॉन्ड पेयर्स हैं। तो जो बॉन्ड के अंदर होंगे वो बॉन्ड पेयर हैं, जो बॉन्ड के अंदर नहीं है वो क्या है? लॉन पेयर है। अगर मैं लॉन पेयर की बात करूं तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? लॉन पेयर। ये क्या है? लॉन पेयर। ये क्या है? लॉन पेयर। जितने भी मैं ब्लू सर्कल लगा रहा हूं ये सारे के सारे लॉन पेयर्स हैं। ऑल दीज आर लॉन पेयर्स। ऑल दीज आर लॉन पेयर्स। समझ आ गया? अब एक काम करने लगे हम लोग यहां पर। ये जो डॉट मैंने शो किया है, शाबाश, ये किसका इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन का। किसका इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन का। अब ये जो ये दोनों चीजें हैं, दीज आर द बॉन्ड पेयर। क्या है ये? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है बेटा? हाइड्रोजन का। और एक किसका होता है? ऑपोजिट हेलाइड आइन का, जो भी है यहां पर। अब इसको एक और नाम देते हैं, बॉन्ड पेयर तो कहते हैं, बॉन्ड पेयर तो कहेंगे इनको, एक और नाम देंगे, इनको नाम देंगे शेयर्ड पेयर्ड। शेयर्ड पेयर्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हुआ है? शेयर किया हुआ है, तो क्या नाम देंगे? शेयर्ड पेयर्ड। अब अगली बात मुझे बताओ, ये जो शेयर्ड पेयर्ड है, इस शेयर्ड पेयर्ड को हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींचना चाहता है और इस शेयर्ड पेयर्ड को हेलाइड आइंस भी यानी हेलोजन जो ऑपोजिट लगा हुआ है वो भी अपनी तरफ खींचना चाहता है। अब मुझे बताओ, इस शेयर्ड पेयर्ड को खींचने की ताकत को हमने क्या नाम दिया हुआ है? शाबाश, पढ़ा हुआ है आपने, इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी। क्या नाम दिया हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू ड्रैग या टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ गया? अब हम सबको हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो पता है, कितनी होती है बेटा? 2.1। कहां से देखोगे? पीरियोडिक टेबल से देख लो। जो मैंने डिजिटल पीरियोडिक टेबल आपको बताया हुआ उसमें से आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देख लोगे। अब सामने कौन है? फ्लोरीन। शाबाश, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। मैं यहां लिखता हूं, फ्लोरीन की होती है 4.0, क्लोरीन की होती है 3.1, ब्रोमीन की होती है 2.8, आयोडीन की होती है 2.5। अब आप मुझे बताओ कि इन चारों में से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब ज्यादा है और कब कम है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क है दो चीजों में, हाइड्रोजन में और हेलोजेंस में, फर्क कहां ज्यादा है और कहां कम है? ऊपर वाले में क्या है? ज्यादा है, और नीचे वाले में क्या है? कम। अच्छा, अब आप एक बात याद रखो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब उतना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब इस चीज को मैं सिमुलेशन की शक्ल में भी दिखा देता हूं। सिमुलेशन पे मूव करते हैं। जी, इसको प्ले करते हैं। तो ये ए और बी से मुराद, ए फिक्स है हाइड्रोजन और बी माइट बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ गए? अब एक काम करते हैं कि हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फिक्स कर देते हैं अराउंड यहां पर। समझो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 2। मतलब ये जो वैल्यू नीचे बार पे आ रही है ना, जरा ये 2 है, 2.1, जो कि हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। अब सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पर सब कुछ चार्जेस भी शो करने हैं, बॉन्ड करेक्टर भी शो करना है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा देता हूं, यानी बैटरी का प्लस माइनस भी लगा देता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो बी है उसको मानोगे वो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, कितनी थी? सबसे ज्यादा, मोर पे कर देता हूं मैं। मोर मतलब सबसे ज्यादा, 4.0। अब बताओ 2.1 एंड 4.0 डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? 1.9 का। ज्यादा डिफरेंस है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब इतने ज्यादा डिफरेंस की वजह से आप देखो, ए पे क्या चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। बी पे क्या चार्ज आ गया? पार्शियल नेगेटिव। कम वाले पे पॉजिटिव, ज्यादा वाले पे नेगेटिव। इज इट क्लियर? अच्छा, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको मूव करूंगा, तो ये मूव करने के बाद इस तरह से बिहेव करेगा कि माइनस वाली प्लेट के सामने प्लस आएगा और प्लस वाली प्लेट के सामने माइनस आएगा। यहां तक समझ आ गया? अब एक काम करते हैं, इतना तो समझ आ गया, इसके पोल्स बड़े स्ट्रांग हैं क्योंकि इसमें क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं क्लोरीन, समझो बी अब क्लोरीन है, क्लोरीन की भी इतनी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थोड़ी कम होगी? कम। कितनी है? 3.1। तो यहां पे मैं थोड़ा सा पीछे करूंगा इसको। जैसे मैं पीछे करूंगा तो आपको तब्दीली देख रहे हैं? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव को गौर से देखो, कम हो गया ना? कम हो गया। अब कितना डिफरेंस है? हाइड्रोजन 2.1, क्लोरीन 3.1, डिफरेंस इज 1। माइनस करो इनको, 1 आएगा। पहले 1.9 था, 1। डिफरेंस कम हो गया, पोलैरिटी वीक हो गई। अब देखो पोल्स क्या हो गए? वीक हो गए। इनको फुल स्क्रीन करें, पोल्स वीक हो गए। पहले ज्यादा थे, अब वीक हो गए। अब आप इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करें, रिलेटिवली स्लो मूव करेगा थोड़ा सा। ये समझ आ गया? इससे पता चलता है कि अब इनके पोल्स की स्ट्रेंथ क्या हो गई है? वीक हो गई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है। कितनी है स्टूडेंट्स? 2.8। तो अब देखो, अगर मैं और कम करूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपने नोट किया पोल्स और वीक हो गए। दिस इज द केस ऑफ HBr। कितना डिफरेंस है? 2.1 माइनस 2.8, 0.7 का डिफरेंस है। समझ आ गया? डिफरेंस कम होगा तो पोलैरिटी क्या होगी? वीक होगी। और मैं कम करूंगा तो ये आ गया हाइड्रोजन आयोडाइड। पोल्स और वीक हो गए, इतने वीक हो गए हैं कि वो बड़ा ही स्लो रिस्पॉन्स करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। इनका मतलब इनके पोल्स क्या है? वीक है।
तो जो बात मैं समझाना चाहता था वो मैंने आपको समझा दी कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो क्या ज्यादा होती है, पोलैरिटी ज्यादा होती है। पोलैरिटी के ज्यादा होने का मतलब आपको समझ तो आ गया होगा, पोलैरिटी के ज्यादा होने का मतलब आपको समझ तो आ गया होगा, उतना ही ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव और उतना ही ज्यादा पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गया पोल्स के स्ट्रांग होने का फायदा क्या होता है। बेसिकली हमारा एसएलओ से लिंक कैसे करता है, हमारा एसएलओ से लिंक कैसे करता है, हमें तजर्बा एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी बॉन्ड को तोड़ना है, सबसे ज्यादा अगर मुश्किल किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो वो एचएफ का बॉन्ड है। उसको तोड़ने के लिए आपको 565 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है। अच्छा, उससे कमजोर बॉन्ड है तो कौन सा है, HCl का है। उससे कमजोर बॉन्ड है तो कौन सा है, HBr का है। और सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है, HI का है। अब इसके कमजोर होने के पीछे की वजूहात हमने देखनी है। तो वजह हमें यही समझ आई कि जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे क्या ज्यादा होगी, पोलैरिटी। ऑब्वियसली सबसे स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी इसकी है, सबसे अच्छा प्लस माइनस इसके दरमियान में, तो ऑब्वियसली इसको अलहदा करना भी उतना ज्यादा मुश्किल होगा, समझ गए हो। और नीचे वालों में डिफरेंस कम है, पोल्स उनके क्या हैं, वीक हैं, उन्हें अलहदा करना उतना ही क्या होगा, आसान होगा। तो आसान लफ्जों में बताऊं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोलैरिटी। जहां पोलैरिटी ज्यादा होगी वहां पे, जहां पोलैरिटी ज्यादा होगी वहां पर बॉन्ड एनर्जी भी बेटा क्या होगी, शाबाश बोलो जल्दी से, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या समझ आ गया आपको, इज इट क्लियर। तो सबसे मुश्किल अच्छा अब जरा गौर करो, ये इक्वेशंस लिखी हैं, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब मुझे बताओ हाइड्रोजन और फ्लोरीन का रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, शाबाश HF। अब मेरा दिल कर रहा है मैं HF को तोड़ूं, तोड़ के मैं दोबारा क्या बनाना चाहता हूं, शाबाश हाइड्रोजन दोबारा, और दोबारा क्या बने, F2। ये हो सकता है, लेकिन मुझे इसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 565। बहुत मजबूत बॉन्ड है इनके दरमियान में, समझ आ गया आपको। अच्छा आगे चले, अगर मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, जैसे ये रिएक्शन हुआ, मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये दोबारा हाइड्रोजन अलग हो जाए, क्लोरीन अलग हो जाए, यानी H और Cl का बॉन्ड टूट जाए, टूटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं टूटेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 4, भाई हर दफा 565 नहीं होती, 431। यही बता रहा हूं कि इसको डिकम्पोज करना या इसको डिसोसिएट करना, इसका बॉन्ड तोड़ना आसान है और इसका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल। एनालाइज किया तो वजह पता चली कि इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। समझ रहे हो मेरी बात को, आगे चल नेक्स्ट। अब मुझे बताओ HBr को तोड़ना है, H2 बनाना है दोबारा और Br2 बनाना है दोबारा, बॉन्ड्स तोड़ने इनके, टूट जाएंगे, आराम से टूट जाएंगे ये तो। कितना एनर्जी देनी पड़ेगी, 366 किलो जूल पर मोल, और लास्ट में 299 किलो जूल पर मोल। SLO का एक्शन वर्ब क्या था, हमने एनालाइज करना है और एनालिसिस करके वजूहात बतानी है कि क्यों HF का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है और क्यों HI का बॉन्ड तोड़ना आसान है। तो वजह पीछे एक ही निकली, इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इज इट क्लियर। चलें जी, SLO हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा एक क्वेश्चन बैंक है, इसको देखते हैं, फुल स्क्रीन करें। इसमें पहले SLO, हाउ डज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड चेंज अक्रॉस द सीरीज फ्रॉम HF टू HI एंड व्हाट केमिकल प्रिंसिपल एक्सप्लेन दिस ट्रेंड। जी, टॉप टू बॉटम क्या थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्रोजन हैलाइड की अक्रॉस अ सीरीज चेंज होती है। आपने देखा HF को तोड़ना मुश्किल है, HI को तोड़ना क्या है, आसान है। अब इसके पीछे का आपने केमिकल प्रिंसिपल बताना है। केमिकल प्रिंसिपल क्या है कि HF की बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा, क्योंकि उसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, जबकि HI की बॉन्ड एनर्जी कम है क्योंकि उसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। ही उसका प्रिंसिपल आ गया, समझ आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाउ डू दी स्ट्रेंथ कोरिलेट विद देयर थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब आग लगाई और कौन कितनी देर हीट मेंटेन करके बैठा हुआ है, अपने आप को तोड़ नहीं रहा, कौन ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है हीट को, HF। फ्लोरीन क्यों नाम ले रहे हो, HF।
क्योंकि उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जिसकी यहां पे लिख लेते हैं हम यहां पे ना, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, उसकी बेटा थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। किसकी, थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। समझ आ गया, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा वो। ठीक है, चलें अगले सवाल का जवाब दें। व्हाई डज HF एग्जिबिट अ डिफरेंट लेवल ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर टू द अदर हाइड्रोजन हैलाइड लाइक HCl, HBr, HI? एक ही तरह के सवाल हैं। क्यों HF की डिफरेंट थर्मल स्टेबिलिटी है? क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा है। आगे सवाल है, बेस्ड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रिडिक्ट विच हाइड्रोजन हैलाइड would be the least thermal stable and explain why? Definitely HI is the least thermal stable क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम। मेन कंसेप्ट समझ आ गया सलो का? जैसा मर्जी सवाल आए आपने ना, बस देखे, मैं सिंपल बात करता हूं, हमने असेसमेंट तैयार कर ली है, मतलब वो बिल्कुल हम फाइनल प्रूफ रीड कर रहे हैं। जैसे ही कोर्स खत्म होगा आपने हर SLO के मॉडल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। आपको SLO क्लियर वीडियो देखी, मॉडल क्वेश्चंस देखे, मॉडल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने आ गए, आपका पेपर हो गया। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी के खुद से दो चार फिक्रे नहीं ना लिखने आते तो तुम लोगों से पेपर नहीं होगा, फेडरल बोर्ड का पेपर नहीं होगा। फेडरल बोर्ड का पेपर करने के लिए जरूरी क्या है कि जो बात लिखनी है उसको एक्सप्रेशन, आपका जो इंग्लिश का एक्सप्रेशन है वो आपको आना चाहिए। अगर वो तुम लोगों को आ गया, मेरी बातें इतनी सिंपल हो गई अब, मतलब दोबारा ये सारे लेक्चर देखोगे तो आपको तो आ जाके पांच छह बातें हैं उधर से पकड़ के इधर कर देते हैं उसको, बार बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टपक पड़ती है, बार बार कौन आ जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी, बार बार इधर उधर की चीजें वही आ जाती हैं, बॉन्ड टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, ये बेसिक्स है। जितना इन पे स्ट्रांग आपकी ग्रिप हो जाएगी कंसेप्चुअली, आगे पेपर करना आपके लिए क्या है, आसान है। समझ रहे हो? इससे पहले क्या होता था, इससे पहले होता था, चलें जी किताब हो गई अब याद करो। अब वो बच्चा 150-200 समों की किताब को हिफज करता था, याद करता था, एंड पे कहता था सर किताब बंद है, जो सुनना सुन लो। तो वो फिर कभी भी अपने आप को कंसेप्चुअली बच्चा डेवलप नहीं कर सकता। आपके लिए अच्छी चीज के किताब में से कुछ नहीं आना, जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आपका क्या क्लियर कर रहे हैं, कंसेप्ट। असेसमेंट मॉडल, ये क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट बिल्ड करने में मदद कर रहे हैं। जो कंसेप्ट पढ़ा, टेस्टर सेल्फ ने क्या किया, उसने आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया कि तुम्हें समझ भी आया कि नहीं आया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सवाल पेपर में आ जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि सवाल पेपर में आ जाना है, इसका मतलब है इस SLO में से कुछ भी आए तुम उसका जवाब दे सकते। अब उसका जवाब लिखने के लिए तुम्हें एक स्किल आनी चाहिए, और वो क्या है, एक्सप्रेशन, अंग्रेजी का। समझ रहे हो बात को? और कोई सवाल हो इसमें से, क्लियर? ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।